नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ढाका की सड़कों पर पोस्टरों की बरसात हो रही है, चाय के ढाबों से लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस तक। जी हां, यूनिवर्सिटी कैंपस तक हर जगह एक ही सवाल। हसीना के बाद बांग्लादेश का अगला अध्याय यानी कि नेक्स्ट चैप्टर कैसा होगा? 2026 के फरवरी में होने वाला ये चुनाव बांग्लादेश की राजनीति में सिर्फ नया पड़ाव नहीं है, बल्कि एक पूरी नई शुरुआत है। बांग्लादेश के लिए भी, हुक्मरानों के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी। अब आपका सवाल हो सकता है कि आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बार बहुत कुछ बांग्लादेश में घटित हो रहा है। क्या है वो जो पहली बार घटित हो रहा है? शेख हसीना सत्ता में नहीं है, आवामी लीग चुनाव मैदान से बाहर है और छात्र आंदोलन की वजह से एक नई राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा है। एक नया भूचाल मचा हुआ है। इस एक्सप्लेनर में हम आपको शुरुआत से लेकर अभी तक की पूरी कहानी बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। पार्टी की ताकत क्या, कमजोरियां क्या है, भारत और चीन की भूमिका क्या है, जमाते इस्लामी की वापसी और जुलाई चार्टर का जनमत संग्रह, साथ ही लोकतंत्र की बहाली की उम्मीदें क्या कुछ हैं। ये तमाम वो बिंदु होंगे जिस पर चर्चा होगी, मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2024 के छात्र आंदोलन ने सब कुछ बदल दिया, ये आपको समझना पड़ेगा। जी हां, बांग्लादेश के लिए 2024 अच्छा नहीं था। गर्मियों में ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, कल्पना भी नहीं की थी। हजारों छात्र सड़क पर उतर आए। उनकी मांग थी सरकारी भर्तियों में भेदभाव खत्म किया जाए, भ्रष्टाचार को रोका जाए और लोकतंत्र को, जी हां, लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। इन प्रदर्शनों ने धीरे धीरे एक विशाल जन विद्रोह का रूप ले लिया और इसका नतीजा ये हुआ कि शेख हसीना को हटना पड़ा। उनकी सरकार गिर गई और आवामी लीग, जो पिछले 1.5 दशक से सत्ता में वर्चस्व रखती थी, पूरी तरह घिर गई, ढेर हो गई। इसके बाद अंतरिम सरकार बनी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस। जी हां, मोहम्मद यूनुस। अब फरवरी 2026, 24 से 26 में आई है। आम चुनाव होने जा रहा है। 24 के बाद पहला आम चुनाव। विद्रोह के बाद बांग्लादेश का ये पहला चुनाव है। आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा हुआ है और ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आवामी लीग, जो हमेशा से बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी रही, बड़ा जनमत इसके साथ रहा, लेकिन इस चुनाव में उसे लड़ने की इजाजत ही नहीं दी गई है। वजह क्या है वो समझिए। आंदोलन में दमन के आरोप लगे हैं, विरोधियों पर अत्याचार के आरोप लगे हैं, सत्ता में रहते हुए शक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगा है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आवामी लीग कहती है कि ये राजनीतिक साजिश है, शिकंजा है, लेकिन अंतरिम सरकार और छात्र नेतृत्व वाले समूहों का मानना है कि देश को रीसेट करने के लिए कुछ कड़े और सख्त फैसले जरूरी हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा, और सवाल उठता भी है, लाजमी भी है, कि आवामी लीग के बिना बांग्लादेश की सियासत, बांग्लादेश की राजनीतिक दिशा आखिरकार तय कौन करेगा? जमाते इस्लामी का दोबारा उभरना हुआ है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, और वो हिस्सा क्या है? जमाते इस्लामी की वापसी। ये वही पार्टी है जो कई सालों तक प्रतिबंधित रही। हसीना सरकार ने इसे उग्रवादी विचारधारा का वाहक बताते हुए राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन छात्र विद्रोह के बाद उठे सत्ता के खालीपन ने इस्लामवादी राजनीति को फिर से जगा दी। जमात अब एक बार फिर सक्रिय है और उम्मीद है कि ये चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरेगी। इसके नेता शफीकुर रहमान शरीयत आधारित शासन की वकालत करते हैं, लेकिन इस बार पार्टी अपनी छवि को थोड़ा नरम करने की कोशिश में है, थोड़ा और लचीला करने की कोशिश में है। और कर क्या सकती है इस चुनाव में? भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का वादा, माफिया राज खत्म करने का वादा और नैतिकता आधारित शासन जैसे मुद्दों पर जोर दिया जा सकता है, ताकि वो जनता को लुभाए, अट्रैक्ट करें,
उनको भी जो शरीयत और इस्लाम के राइट लेफ्ट चलते हैं। ये पार्टी पहले भी 2001 से 2006 के बीच बीएनपी के गठबंधन में सत्ता का हिस्सा रह चुकी है। बीएनपी जो कि सबसे मजबूत दावेदार है। जब मैंने जमात का जिक्र किया था, मैंने कहा था कि जमात दूसरे नंबर पर रह सकता है, तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर सबसे मजबूत दावेदार बीएनपी। अब बात करते हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की। सर्वे कहते हैं कि ये पार्टी सबसे अव्वल, सबसे आगे है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वे, खासकर अमेरिकी इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट का दावा है, वो कहता है कि बीएनपी ज्यादा सीटें जीत सकती है। हालांकि अभी फरवरी में बहुत समय है। और क्यों ऐसा कहा जा रहा है? ताकतें क्या हैं बीएनपी की? देश की दूसरी सबसे पुरानी और लोकप्रिय पार्टी है। मजबूत राष्ट्रवादी छवि है इसकी। आर्थिक उदारीकरण की नीतियों का समर्थन करती है। भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडा, लेकिन बीएनपी की चुनौतियां भी कम नहीं है। खालिदा जिया की खराब सेहत, उनके बेटे और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान का निर्वसन। जी हां, वो लंदन चले गए हैं, लंदन में रह रहे हैं। इसके बावजूद हसीना के हटने के बाद जो सत्ता का बड़ा खालीपन बना, उसका सबसे बड़ा लाभ किसे मिला? बीएनपी को। नई ताकत नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी। अब सवाल उठता है कि विद्रोह का असली चेहरा, असली रूप कौन था? वो थे छात्र, युवा, और इन छात्रों ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई है, नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी। इसके नेता हैं 27 साल के नाहिद इस्लाम, एक बेहद युवा चेहरा। पार्टी के पास मजबूत संगठन नहीं है, ज्यादा फंड नहीं है, और ना ही पुराने नेताओं का इनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन इनके पास जो है वो है नई पीढ़ी का गुस्सा, उनकी ऊर्जा भी और बदलाव का वादा भी। एनसीपी का 24 सूत्रीय एजेंडा है। पहला, नया संविधान, न्यायपालिका में सुधार, स्वतंत्र मीडिया, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, बेहतर शिक्षा, जलवायु बदलाव से निपटने की नीति। सर्वे बताते हैं कि ये बीएनपी और जमात से काफी पीछे हैं, लेकिन शहरी युवा इनके साथ खड़े नजर आते हैं। और शायद यही वजह है कि आंदोलन भी खड़ा हो पाया। अगर युवा ज्यादा संख्या में वोट देते हैं तो परिणाम टर्निंग पॉइंट वाले हो सकते हैं, यानी कि वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है। अब आते हैं आम बांग्लादेशी चाहते क्या है, क्योंकि वो बहुतायत संख्या में है, लोकतंत्र की वापसी चाहते हैं। पिछले कुछ सालों की बात करें तो बांग्लादेश में कानून व्यवस्था में गिरावट देखने को मिली। विपक्ष का दमन का आरोप लगा, मीडिया पर नियंत्रण का आरोप लगा और राजनीतिक संघर्ष ने आम लोगों को थका दिया। अब लोग चाहते हैं एक शांत, ट्रांसपेरेंट और लोकतांत्रिक शासन। अंतरिम सरकार के नेतृत्व में मोहम्मद यूनिस की लोकप्रियता काफी बढ़ी। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये चुनाव देश को सही रास्ते पर वापस ले आएगा। जुलाई चार्टर, यानी कि यही जो चुनाव का असली मुद्दा है और असल में सबसे बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे का जिक्र भी जरूरी है। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा, जो कि गेम चेंजर कहा जा रहा है, वो है जुलाई चार्टर। ये क्या है? ये एक बड़ा संवैधानिक पैकेज है जिस पर जनमत संग्रह हो सकता है। इस चार्टर में प्रस्ताव है महिलाओं को संसद में ज्यादा भागीदारी, ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का, प्रधानमंत्री के लिए कार्यकाल की सीमा तय करने का, राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाने का, मौलिक अधिकारों के विस्तार का और न्यायपालिका की पूरी स्वतंत्रता का। अगर ये पास होता है तो बांग्लादेश का राजनीतिक ढांचा, सियासी तस्वीर अगले 25 से 30 साल के लिए बदल जाएगा। अर्थव्यवस्था की बदहाली चुनाव का असली बैकग्राउंड भी है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक रेडीमेड गारमेंट्स यानी कि आरएमजी इंडस्ट्री पर बेस्ड है, निर्भर है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों को देखेंगे तो जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो घटा है। फॉरेन रिजर्व कम हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, निवेश गिरा है। विद्रोह और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से इकोनॉमी को झटका लगा है, चोट पहुंची है। अब लोग
ऐसे नेतृत्व की, ऐसे लीडरशिप की तलाश में है जो अर्थव्यवस्था को फिर से एक बार पटरी पर ला सके। अब आप कहेंगे कि ऐसे निवेशक, भारत बांग्लादेश का संबंध भी इस बीच एक बड़ा मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि भारत एक अच्छा अलाई रहा है। भारत इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्यों है, वो आपको बताते हैं। क्योंकि भारत का बांग्लादेश की राजनीति पर हमेशा से इफेक्ट देखने को मिला। हसीना भारत समर्थक मानी जाती रही। कई बड़े समझौते भारत बांग्लादेश साझेदारी पर आधारित थे, लेकिन अब स्थिति उल्टी है। क्यों उल्टी है? क्योंकि हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। नए राजनीतिक बदलाव ने संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है और चीन इस मौके का फायदा उठाकर बांग्लादेश में अपना इफेक्ट बढ़ा रहा है। जी हां, बढ़ा रहा है। इसीलिए चुनाव में एक बड़ा सवाल है, नया नेतृत्व भारत के साथ, अपने नियर बाय पड़ोसी के साथ कैसा रिश्ता बनाएगा। इसके लिए जरूरी है कुछ ग्राउंड्स को खंगालना। बीएनपी का भारत से रिश्ता उतना गर्म नहीं है, उतना जोशीला नहीं है। जमात का भारत विरोधी रुख पुराना रहा है। एनसीपी थोड़ी सी न्यूट्रल है, इसलिए दिल्ली भी इन चुनावों पर कड़ी नजर रखे हुए है। चीन का बढ़ता प्रभाव है, भू राजनीति यानी कि जो भौगोलिक स्थितियां हैं, भौगोलिक सियासत है, वो काफी ज्यादा नया मोड़ ले सकती है। जहां भारत पीछे हटता है, चीन अपनी जगह बनाता है। जी हां, नेपाल को ले लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर, और भी देशों को ले लीजिए। बांग्लादेश में भी यही हुआ। हसीना के हटने के बाद चीन ने अपना हस्तक्षेप बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए, निवेश के जरिए, आर्थिक सहायता को बढ़ावा दिया गया। अगर बीएनपी या जमात सत्ता में आती तो बांग्लादेश चीन के साथ अपने संबंध को और मजबूत कर सकता है, और यही चीज भारत के लिए चिंता है, क्योंकि चुनावी समीकरण में किसकी क्या ताकत है यही डिसाइड करेगा। चुनावी तस्वीर को समझाने की कोशिश मैं आपको करती हूँ। असल में बीएनपी सबसे मजबूत दावेदार है, बड़े पैमाने पर इसके समर्थक हैं, समर्थन भी है, लेकिन नेतृत्व कमजोर है क्योंकि खालिदा बीमार है, तारिक विदेश में है, जमात इस्लामी पर आई है, प्रतिबंध हटने के बाद फिर से उभर रही है। इनका वोट बैंक रूढ़िवादी है लेकिन मजबूत है, लेकिन उदारवादी और अल्पसंख्यक इनके खिलाफ हैं। एनसीपी जो छात्रों की पार्टी है, शहरी युवाओं का उनको समर्थन है, लेकिन अनुभव और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। भविष्य में बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लगता। आवामी लीग जो कि चुनाव में है ही नहीं, पार्टिसिपेट करने का उसके पास राइट ही नहीं, लेकिन संगठन और ग्रास रूट नेटवर्क अब भी उसका स्ट्रांग है और बड़ा है। अगर भविष्य में वापसी की कोशिश होती है तो भूमिका इसकी अहम रहने वाली है। अब वहां के वोटर्स क्या सोच रहे हैं ये आपके जहन में होगा। बांग्लादेश का वोटर असल में 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है जो परिवर्तन चाहता है, जो बीएनपी या एनसीपी को देख रहा है। अब बीएनपी और एनसीपी मिलकर भी सरकार बना सकते हैं, गेम चेंजर हो सकता है। इस्लामी शासन के समर्थक जो जमात को ताकत दे रहे हैं, और तीसरे हैं आवामी लीग के समर्थक जो फिलहाल मायूस हैं, निराश हैं और अभी अपनी जगह खोजेंगे और चुनाव से कुछ हद तक दूर भी रहेंगे। लोग महंगाई, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी से परेशान हैं, इसीलिए वोट विकास और स्थिरता पर भी असर पड़ेगा, और वोट कास्ट का मैटर भी, मुद्दा भी यही होगा। चुनाव के संभावित नतीजे क्या हो सकते हैं यह आपके जहन में सवाल होगा। तो संभावनाएं मैं आपको बताती हूँ, 3 संभावनाएं, जिनमें सबसे पहली संभावना बीएनपी की सरकार बन जाए। सबसे ज्यादा संभावना जो है वो इसी की है, लेकिन भारत के साथ में रिश्ता ठंडा है बीएनपी का। अब दूसरी संभावना है कि जमात की सरकार बन जाए, जमात बड़ी पार्टी बनकर के उभरे, और अगर ऐसा होता है तो देश की राजनीति का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। जब मैं देश की राजनीति का संतुलन कह रही हूं तो भारत और बांग्लादेश दोनों को समझिए। यहाँ पे एनसीपी शहरों में चौंकाने वाला प्रदर्शन अगर करती है तो लंबी दौड़ में यह पार्टी बांग्लादेश की आम आदमी पार्टी साबित हो सकती है। जी हाँ, अब चुनाव की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि सिर्फ नेताओं का नहीं, देश की दिशा का ये चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ ये तय नहीं करेगा
कि अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। ये चुनाव ये भी तय करेगा कि बांग्लादेश उदार लोकतंत्र बनेगा या फिर धार्मिक राष्ट्रवाद की तरफ लौटेगा। भारत या चीन में कौन ज्यादा प्रभावी रहेगा। संविधान में बड़े बदलाव होंगे या नहीं होंगे, ये ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था को किस दिशा में मोड़ा जाएगा और 17.3 करोड़ लोगों के भविष्य का क्या होगा। यही वजह है कि इसे 2010 के दशक के बाद बांग्लादेश का सबसे निर्णायक चुनाव कहा जा रहा है। नई शुरुआत का समय है बांग्लादेश के लिए। 2026 का चुनाव बांग्लादेश को एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर चुका है। एक तरफ पुरानी पार्टियों का ढांचा है, बीएनपी और जमात, दूसरी तरफ नए चेहरे हैं, छात्र आंदोलन के नेता और नई पार्टियां, लेकिन उनके पास अनुभव नहीं है। तीसरी तरफ है एक बड़ा भू राजनीतिक दबाव भारत और चीन का। इन सब के बीच आम नागरिक क्या चाहता है? एक सुरक्षित, स्थिर, ट्रांसपेरेंट और लोकतांत्रिक बांग्लादेश। फरवरी में आने वाले नतीजे बताएंगे कि देश किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा, बांग्लादेश किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। ये चुनाव सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति नहीं बदलेगा, पूरा दक्षिण एशिया इससे प्रभावित होने वाला है, इफेक्टेड होने वाला है। यही वजह है, आपको लग रहा होगा कि जब मैंने एक्सप्लेनर शुरू किया था कि मैडम कहाँ आप बांग्लादेश का जिक्र करने लग गए। भारत की बात करिए, भारत की ही बात है। हमारा सबसे करीबी पड़ोसी बांग्लादेश, जो अभी तक भारत के साथ कदम ताल कर रहा था, वो कहीं चीन के खाते में चला गया तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये वैश्विक सियासत है, इसे जरा करीब और करीने से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये कूटनीति की सियासत है, ये संस्कृति की सियासत है, जिसे बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। इसी वजह से बांग्लादेश के चुनावों पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल तख्ता पलट के बाद, या यूं कहिए कि विद्रोह के बाद, गुस्से की आग के बाद, होम के बाद जो शांति होती है, उस शांत माहौल में आम चुनाव होने जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। और ये आम चुनाव बेहद खास होंगे, इस पर आप सबकी नजर होनी चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। कल किसी और मुद्दे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि खबर के पीछे की खबर क्या है, जिससे होना चाहिए आपको बाखबर और रूबरू भी। आज के लिए इजाजत दीजिए। मैं पूजा मोहन पांडे,